अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस माइट बी योर फर्स्ट क्लास, लेकिन इस साल कुछ हमने यूँ किया है कि ओरिएंटेशन पे हमने ये क्लास जो है ये कुछ क्लासेस के बाद लिए जिनकी मिस हो चुकी है, ये उनके लिए डे वन यानी क्लास वन है। ये आपकी पहली क्लास है जो आप ले रहे हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लूँ मैं सबसे पहले आपको एक अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है, बच्चों को बाद में मिलेगी। बेटा, आई एम नुमान ज़फ़र। ठीक हो गया। आई हैव बीन टीचिंग अकाउंटिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स नाउ। 15 सालों से पिछले मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, ए लेवल्स को, ओ लेवल्स को। पहले मैं आपको बहुत बड़ा अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई एम अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। मैं मास्टर्स इन फाइनेंस भी हूँ। और उसके साथ साथ आपकी मोटिवेशन के लिए, जस्ट टू लाइक आप ज़्यादा इस बात को फोकस कर सकें, बच्चे बड़े खुश होते हैं ये सुन के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी कोई तारीफ़ इसमें नहीं कर रहा। पिछले 2 सालों से टॉप इन द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग, टॉप इन द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग, नॉट इन ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ए लेवल में 2 सालों से पिछले मेरे पढ़ाई हुए बच्चों का आ रहा है। तो टॉप इन द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ ना कुछ तो उनको पढ़ाया होगा, और जाहिर सी बात है वही बच्चे मेहनती होंगे जिनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। टॉप इन द वर्ल्ड, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको गौर से एक बार देख के समझें। टॉप इन द वर्ल्ड इन ए लेवल अकाउंटिंग, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया गया उसको। और वो बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी समटाइम्स आपको नज़र आता है कि वो बच्चे कहीं से पढ़ रहे हो तो फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। थॉरली उन्होंने यहीं से पढ़ा, एक ही जगह से पढ़ा, एक ही टीचर रहा उनका, और उन्होंने अकाउंटिंग में टॉप इन द वर्ल्ड लिया। तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो, कोई ना कोई चीज़ तो उनको ऐसी पढ़ाई गई जिसकी वजह से उनका ये आई। ये जस्ट टू मेक यू, जस्ट टू हैव दैट ड्राइव कि आप मोटिवेटेड रहें, आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं, सुने। आपका कोर्स जो है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। सबसे पहले तो लिखिए, आपका कोर्स कोड है 7707। तो जिस कोर्स कोड को हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जिस कोर्स कोड को हम देखने जा रहे हैं, या जिसका स्कीम ऑफ वर्क भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसका कोर्स कोड है सर 7707। और ये आपकी अकाउंटिंग, यानी ये आपकी ओ लेवल अकाउंटिंग की बात हो रही है। ओ लेवल अकाउंटिंग का आपका कोर्स कोड ये है। अच्छा, इस कोर्स कोड को खाली नहीं पढ़ना ना, इस कोर्स कोड को किसी किसी इंपॉर्टेंट वजह से आपको पढ़ना है। तो वो जो इंपॉर्टेंट वजह है वो भी मैं आपको लिखता हूँ। सर देखें, कोर्स कोड जो है ना 7707 ओ लेवल अकाउंटिंग, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना है। अच्छा, अब जो इसके कंपोनेंट्स हैं जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम आपका आएगा 26 से 27 के मई एंड जून के सेशन में। मैं चाहूँ तो आपको यूं करके दिखा सकता हूँ। आपको यूं नजर आएगा 2027, 26 से 27, मई जून 2026-27 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आपको लिखूंगा ना जब, तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आएंगी कि मैं ऐसी बात या इस तरह की कोई भी बात यहाँ पे क्यों लिख के आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। तो 26-27 मई जून या 27 मई जून में, जो आप 26 हटा दें, मैं 26 से 27 वाले अपने बैच की बात कर रहा हूँ जो कि मई मई जून 27 में पेपर अटेम्प्ट करने जाएगा। उनके लिए 7707 दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। वो दो तरीके के पेपर्स देंगे। दो पेपर्स कौन से देंगे सर? वो एक पेपर देंगे आपके पास P1, और एक पेपर वो आपके पास देंगे P2। पेपर 1 जो वो आपके पास देंगे वो होगा सर MCQs बेस्ड, जिसमें होंगे सर आपके पास 40 MCQs, और जिसका टाइम होगा आपके पास 1 hour and 30 minutes। मैंने यहाँ लिखा जिसका टाइम होगा आपके पास 1 hour and 30 minutes। आई बिलीव आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, साथ साथ लिख लीजिए। गिव मी थम्स अप इफ यू कैन हेयर मी। और मुझे लग रहा है क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं। एम आई ऑडिबल, क्लियर? गिव मी थम्स अप। हेलो खदीजा, मरियम, मिना, गिव मी थम्स अप। थम्स अप और राइट यस नो व्हाटएवर आप लिख सकते हैं। डन। मरियम, मेरी आवाज़ आ रही है? मरियम कहीं गायब है। Yes, अच्छा, sir. I can hear you. ओके, वेरी गुड। अच्छा मरियम, अब उसके बाद पेपर 2 में
आपका जो पेपर 2 होता है वो आम तौर पे कहलाता है, आम तौर पे उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड थ्योरी का पेपर, यानी स्ट्रक्चर्ड एंड ये आ गया आपके पास थ्योरी का पेपर। और इस पेपर को हम यूं डिफाइन करते हैं, हम यूं कहते हैं कि सर इसको आप पेपर 2 बोलेंगे, जिसका टाइम होगा आपके पास 1 आवर एंड आपके पास इसका टाइम आएगा 45 मिनट्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्ड एंड थ्योरी के पेपर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होंगे, मैंने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे वो होंगे सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस होंगे। और हर क्वेश्चन आपका, मैंने यहाँ लिखा ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्कर होगा। मैंने लिखा ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। तो बच्चों मैं दोबारा से, अगर आपको ये बात दोबारा से बताऊं, अभी तो मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर एंड थ्योरी कहते हैं किसको है, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात करूं। आपको अगर अगले साल अकाउंटिंग का पेपर देना है ओ लेवल्स का, तो आपको 2 कंपोनेंट्स में अपेयर होना है, विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है। बहुत सारे बच्चे भी मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं सर 1 आवर एंड 15 मिनट्स का पेपर होता है, और एमसीक्यूज जो होते हैं वो 40 नहीं होते, बल्कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो 35 होते हैं। मैं अभी आपको ये सरप्राइज देने जा रहा हूँ, कोर्स चेंज हो गया। तो 40 एमसीक्यूज आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर देना है आपको, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का पेपर होगा आपका। और पेपर 2 जो है आपका वो स्ट्रक्चर्ड एंड थ्योरी का पेपर है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ लाइक 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। तो टोटल पेपर के आपके जो मार्क्स बनते हैं ना बॉस, जो टोटल पेपर के आपके मार्क्स बनते हैं, तो मार्क्स इक्वल्स टू आपके टोटल मार्क्स जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे सर मार्क्स इक्वल्स टू 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपका टोटल बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? गिव मी थम्स अप। खदीजा गिव मी थम्स अप। ऑडिबल, क्लियर, वेरी गुड मीना। अब मरियम होता क्या है, मीना होता क्या है कि बेटा ये जो स्ट्रक्चर्ड या थ्योरी का पेपर है सर, ये क्या लफ्ज़ है समझ में नहीं आया। देखो बेटा अकाउंटिंग में, अभी तो मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको एक 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 इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो बात मेरी आप समझें। वो क्या, अकाउंटिंग में ना आपके पास होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स होंगे जिनसे हम कुछ फिगर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे। अभी नाम लेता हूं मैं तो आप बोलेंगे यस यही तो करना है मैं अकाउंटिंग में, प्रॉफिट लॉस ये सब निकाल रहे होंगे। प्रॉफिट कैसे आया, लॉस हो गया तो कैसे हो गया, कंपनी को क्या फैसला लेना चाहिए। तो बेसिकली जो नंबर्स की कैलकुलेशन है ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहलाता है। यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक डेटा दे दिया गया, उसका आपने न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर निकाला, तो वो स्ट्रक्चर्ड वाला एरिया है उसका। थ्योरी क्या है, जो आपने नंबर्स निकाल लिए होंगे उसके ऊपर आप जो है वो कमेंट करेंगे, एनालिसिस देंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, कंपनी सही है नहीं है, पिछले साल से बेहतर हुई नहीं है, आगे वाले सालों में इसको क्या करना चाहिए, कंपनी इस वक्त कहाँ बुरा कर रही है कहाँ अच्छा कर रही है। इस तरह की बातों को हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एंड थ्योरी का पेपर होगा। तो सर आपने फिर ये भी तो डिफाइन करना है कि क्या ये जो 20 मार्क्स हैं, यानी हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो क्या इसमें भी कोई चीज फिक्स है? नहीं, इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट भी हो सकता है, और सी पार्ट थ्योरी हो सकता है, डी पार्ट थ्योरी हो सकता है। आमतौर पे ए और बी पार्ट जो होंगे वो न्यूमेरिक होंगे। डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई टर्म देके आपसे उसकी डेफिनेशन पूछ लें, मगर उसके आगे जो है ना वो आपको इसका आंसर जो है वो देना होगा। आई होप आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। जो लोग नहीं कर रहे थे वो एक दफा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, सब डन, आई होप डन डन मरियम। अब सुने सर, जब हम ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले एक चीज जो बड़ी अहम है उसको देख लें। और वो अहम चीज क्या है, वो है आपका कोर्स। भाई ये जब बच्चे नहीं देखते ना, बहुत से टीचर्स ये दिखाने से भी घबरा रहे होते हैं कि बच्चे आगे के सवाल ना करें। भाई मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ना ये सिलेबस की ना गाइडलाइन दूँ। आप कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाइएगा, आपके पास ये सिलेबस है, कैम्ब्रिज अकाउंटिंग 7707। क्या मुझे दोबारा से थम्स अप दीजिए कि आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है?
कैम्ब्रिज अकाउंटिंग ओ लेवल फॉर 7707, सही में ना, ज़बरदस्त। खदीजा ये पेपर देने जा रहे हैं बेटा हम, अगर ये पेपर देने जा रहे हैं हम तो यूज़ द सिलेबस फॉर एग्जाम 2027, 28 एंड 29। एग्जाम्स आर अवेलेबल इन जून एंड नवंबर सीरीज। दिस सिलेबस इज नॉट अवेलेबल in all administrative zones. This syllabus is not available in all administrative zones. तो अगर all administrative zones नहीं है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि सर ये सिलेबस फिर किन किन जोन्स में आपको क्वालिफाई करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ गया, मैं नीचे आया, टीचिंग कोर्सेज, मार्किंग वर्कशॉप्स, एम्स, तो मैं यहाँ आया, मैंने आके देखा सर ये मेरा पेपर जो है, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का जो पेपर है ये मुझे देना है, और इस पेपर को देने के लिए सर मेरे पास ये आ गया इसका असेसमेंट ओवरव्यू जो मैं आपसे कह रहा था। देखो पेपर में चेंज आ गया है, बिल्कुल चेंज आ गया। देखिए सामने, मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी बात ना कि पूरे कोर्स में सर नुमान से नहीं सुनेंगे, मैं आपको हर बात हर चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊंगा। लिखा हुआ है पेपर 1, और पेपर 1 को गौर से देखिए। पेपर 1 में आपके पास लिखा हुआ है पेपर 1 आवर एंड 30 मिनट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ग्रेड आपका आ सकता है ए स्टार से ई, ऊपर देखें लिखा हुआ ऑल द कैंडिडेट्स टेक 2 पेपर्स, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेड ए स्टार टू ई। उसके बाद सर क्वेश्चन में अनग्रेडेड भी आ सकता है, ये तो ग्रेड है ना, अनग्रेडेड भी होता है, खुदा ना खास्ता। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आंसर जो है वो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक्सटर्नली असेस्ड है। पेपर 2 जो है आपका 1 आवर एंड 45 मिनट्स का है, 100 मार्कर है, और कैंडिडेट्स आंसर 5 कंपलसरी क्वेश्चंस, एक्सटर्नली असेस है। देख लें इसको अच्छे से, ये आपके कोर्स की गाइडलाइन है। आई होप जो बात मैंने आपको लिखवाई वो इससे मिलती जुलती है। गिव मी थम्स अप। जो मैंने आपको लिखवाया था वो यही है, परफेक्टली बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बोला। सर तो ये आप हमें खोल के इस तरह क्यों दिखा रहे हैं ये सिलेबस? इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि जब पिछले सालों का पेपर निकालोगे ना तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब पेपर 1 कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि तो आप आउट ऑफ सिलेबस चले गए। तो वहाँ 1 आवर एंड 15 मिनट्स में 35 एमसीक्यूज करने थे, अब 5 एमसीक्यूज बढ़ा दिए मगर टाइम अच्छा बढ़ाया 15 मिनट। अब 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। सही है, जस्टिफाइड है, कोई बहुत इन्होंने कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कर दी जिससे कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सामने होगा। सही है, थोड़ा हाँ एमसीक्यूज थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं पेपर के अंदर। अच्छा, अब मैं आपसे कोई और बात करूँ, मैं ज़रा आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊँ जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। समटाइम्स हम जब पढ़ रहे होते हैं ओ लेवल्स तो हमें इस चीज़ को देखना होता है। कैम्ब्रिज पाथवे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, हाँ आ जाइए। मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ओवरव्यू बताऊँ। सपोर्टिंग टीचर्स के लिए तो ये देते हैं कि आपको सिलेबस मिल जाएगा, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स एंड मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, स्कीम ऑफ वर्क मिल जाएगा, ये सब मैं भी आपको शेयर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। पास पेपर्स में जाहिर सी बात है हमारे पास पेपर 1 का पास पेपर नहीं होगा, तो बाकी पास पेपर्स हमें जहाँ जहाँ से जितने जितने यूजफुल क्वेश्चंस उठाने होंगे हम वो वहाँ से उठाएंगे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ सर सीधा। अब देखिए मैं आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट दिलवा सकता था, सबको बोल रहा हूँ, मैं क्लास में भी ये बोलता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट ले सकता था। मैं ये स्टार्ट नहीं ले सकता एज एन अकाउंटिंग टीचर। क्यों नहीं ले सकता सर? सर अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए ना पहले आपको सबसे पहले बच्चे को पहले आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाने होते हैं। तो अब तक आपने क्या पढ़ा मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल कराऊँ, मैं दोबारा से बोलता हूँ। 7707 कोर्स कोड है हमारा। हम पेपर 1 पेपर 2 देंगे नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग का। पेपर 1 40 एमसीक्यूज का होगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होगा। पेपर 2 1 आवर एंड 45 मिनट्स का होगा जिसके मार्क्स होंगे 100 और पेपर 1 के मार्क्स होंगे 40। अब बेटा अब सिलेबस को 2 मिनट के लिए रखते हैं साइड में, और सबसे पहले आइए मेरे साथ हेडिंग डालिए कि आप अकाउंटिंग पढ़ने आए, आपको सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या पढ़ना चाहिए? आपको सबसे पहले अकाउंटिंग में पढ़ना चाहिए हेड्स ऑफ अकाउंट्स। सर हेडिंग डालें मेरे साथ साथ, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सब लोग मेरे बच्चों हेडिंग डालो, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट्स का दूसरा नाम, हेड्स ऑफ अकाउंट्स का दूसरा नाम, ये क्या चीज़ है सर? अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी अकाउंटिंग नहीं आएगी। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फंडामेंटल। पहले तो कोर्स का नाम भी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स था, फिर चेंज हुआ। हेड्स ऑफ अकाउंट्स और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ये ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, यूज होती हैं। एक और भी नाम यूज होता है सर इसका, वो क्या होता है सर? वो होता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये भी नाम हम सर इसमें यूज करते हैं, हम यहाँ कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक नाम है। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, यानी मैंने यहाँ भी स्लैश कर दिया, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग और हेड्स ऑफ अकाउंट्स के एक ही नाम है। लिख लीजिए, गिव मी थम्स अप, मैं आगे बढ़ूं, गिव मी थम्स अप। सही है मीना। मीना बेटा अगर
हेड्स ऑफ अकाउंट्स की बात करोगे ना, तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास कितने होते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास होते हैं सर 5। मैंने यहाँ लिखा हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं आपके पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। सर आप कोर्स के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरह क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब तक आप ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पढ़ते ना, अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं पढ़ते, तब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती। ये पहले पढ़ने पड़ेंगे हमें। अकाउंटिंग का कोर्स बाद में स्टार्ट हो जाएगा, पहले ये पढ़ना पड़ जाएगा। देखें, नंबर 1, सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग के 5 हेड्स होते हैं, उनमें से एक हेड होता है जिसका नाम होता है एसेट्स। आप उसको एसेट भी बोल सकते हैं शुरू में। नंबर 2, दूसरी हेडिंग में मैंने यहाँ के लिखा, दूसरी हेडिंग में मेरे पास यहाँ आ गया लाइबिलिटी। फिर तीसरी हेडिंग में सर मेरे पास यहाँ आ गया एक्सपेंसेस। फिर फोर्थ हेडिंग में सर मेरे पास यहाँ आ गया कैपिटल। और फिफ्थ हेडिंग में सर मेरे पास यहाँ आ गया इसके अंदर रेवेन्यू। तो देर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, कैपिटल और रेवेन्यू। अब ये जो 5 हेड्स होते हैं, इन 5 हेड्स को आप पूरी जिंदगी, आप चार्टर अकाउंटेंट तक बन जाएंगे, आप इन्हीं 5 हेड्स को एक्सपैंड करते जाएंगे, इनको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एसेट्स को फिर हम ब्रेक करेंगे, फिर एक एसेट की टाइप आ जाएगी, फिर उस एसेट की टाइप की भी क्लासिफिकेशन आ जाएगी, फिर हम उस एसेट को पढ़ते रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी पूरी अकाउंटिंग जो है ना बच्चों, दुनिया में जितनी बड़ी भी अकाउंटिंग हो जाए, अकाउंटिंग कभी भी हेड्स ऑफ अकाउंट से बाहर नहीं जा सकती। यानी आप हेड्स ऑफ अकाउंट्स का ही कोई एक्सपेंशन, कोई उसकी ही एक्सप्लोरेशन, उसी की ही कोई एक्सपेंशन पढ़ते जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? गिव मी थम्स अप। सही खदीजा? सही में ना? मरियम मेरी बात क्लियर है ना? मैंने ये कहा देर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये 5 हेड्स होते हैं अकाउंटिंग के। चाहे आप दुनिया में कहीं भी जाएं, ये हेड्स आपको शुरू में लाजमी पढ़ने हैं। सही है जी। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो बात इस पर करनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट भी लेते हैं और इसको देखते भी हैं। सर मैंने यहाँ आके इसके अंदर मेंशन किया, यहाँ के मैंने लिखा सर इसके अंदर एसेट्स। हेडिंग डालिएगा सर मेरे साथ साथ एसेट्स, साथ साथ मेरे एक हेडिंग डालिए ताकि मैं आपको एसेट्स की एक हेडिंग डाल दीजिए। हम जरा एसेट्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं, देखते हैं हम एसेट के बारे में आज क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सुने सर, एसेट क्या चीज़ होती है? आप लोग क्लास में बिल्कुल लाइव होते, अभी तो ऑन कैंपस होते, तो मैं आपसे ज़रूर सवाल करता। हालांकि मैं चाहूँगा कि माइक खोल के अगर कोई बोलना चाहे, सपोज इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक, कोई बताएगा मुझे बेटा एसेट क्या होता है? इंटरैक्टिव हो जाता है, बात बेहतर समझ में आने लग जाती है। कोई बताएगा मुझे बेटा? अदीजा माइक खोल सकते हैं? मिनहा, मरियम, व्हाट इज एसेट? कोई लिख दे। अच्छा सही है मिना। मिना अब करेक्शन करते हैं थोड़ी सी ना, सुने। देखें यहाँ पे मैंने लिखा क्या, पहले तो एसेट की डेफिनेशन में मैंने यहाँ के लिखा सर रिसोर्सेस ओन बाय बिजनेस। मैंने यहाँ लिखा रिसोर्सेस ओन बाय, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस। वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता हो, वो बिल्कुल सही है खदीजा, वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता हो उसको बोलते हैं आप एसेट। पहली बात तो सर ये लिखी, तो हमें सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि सर रिसोर्सेज से क्या मतलब, रिसोर्सेज का भी तो कोई मतलब डिफाइंड होगा ना। तो मैं आपको पहले तो यहाँ पे ये लिख के, आपने बिल्कुल सही लिखा होगा मेरे साथ साथ, मैंने मिटा के इसलिए लिखा, फोकस कीजिए। मैं पहले रिसोर्सेज के बारे में आपको इस ऑनलाइन क्लास में एक बात बताऊं। रिसोर्सेज आप पढ़ चुके हैं FOP के नाम से इकोनॉमिक्स में, जिसको आप अक्सर बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा दुनिया में, वो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये 4 होते हैं। तो रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा एसेट। सही है सर, डेफिनेशन अच्छी है, मगर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, अब डिटेल में ले आते हैं इसको। लिखें सर, रिसोर्सेज दैट, resources that provide, resources that provide economical benefit, resources that provide
इकोनॉमिकल बेनिफिट इन resources that provide economical benefit in future run। वो रिसोर्सेज बिजनेस के जो इकोनॉमिकल बेनिफिट आपको दें फ्यूचर रन में, आने वाले वक्तों में, माजी में नहीं। सर सबसे पहले तो एक बात बताइए, इकोनॉमिकल बेनिफिट का मतलब, इकोनॉमिकल बेनिफिट का मतलब है बेटा कैश या कोई भी चीज जो कैश कन्वर्ट कर जाए, कोई भी चीज जो क्या कर जाए बेटा, कैश कन्वर्ट कर जाए। लिख ले, फ्यूचर रन मतलब आने वाले वक्तों में। ठीक हो गया, कोई भी चीज जो कि कैश कन्वर्ट कर जाए। सही है। अच्छा, अब देखिए मैं एसेट के दरमियान आपको अकाउंटिंग का मतलब समझाने जा रहा हूँ। वो मैं ऑनलाइन क्लास में ना ज़रा बेहतर समझता हूँ, बच्चे थोड़ा सा यहाँ यूज टू होते हैं फिर फ़ौरन से समझते हैं। सुने सर, आपने शुरू तो कर दी क्लास, आपने सबसे पहले तो अकाउंटिंग लिखा सर, लेकिन अकाउंटिंग के आपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो इसलिए कि मैं चाहता ये हूँ कि आप अकाउंटिंग की ऑनलाइन क्लास में ना उसकी डेफिनेशन के पे ज़्यादा गौर करने से बेहतर है कि आप ना सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूँ ये कहीं अपने रजिस्टर के टॉप पे लिख लीजिएगा। सर अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैं बहुत शॉर्ट हूँ कि मैं आपको ये बात ऑनलाइन में इस तरह समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर ये कारोबार की ना जबान है। सर अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, किसके लिए पढ़ें? अकाउंटिंग क्या हमें पढ़नी ज़रूरी है, हमें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? बेटा अगर दुनिया में कभी भी ना बिजनेस से बात करना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो बिजनेस सही चल रहा है, खराब चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो जाएगा, फ्यूचर में कैसा होगा, माजी में कैसा था, आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली अकाउंट कभी भी दुनिया में आपसे कोई अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं मांगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी आपने देखा है ना पीछे, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस। तो बिजनेस के लिए पहले मुझे आपको ये डेफिनेशन यहाँ बतानी पड़ी। आप लाइव क्लास में तो पहले मैं ये लिख देता। अब सुने एक और बात, अहम बात सुने। तो सर और अकाउंटिंग की कोई और भी डेफिनेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। अब देखिए मैं जरा कुछ बात करने जा रहा हूँ आपसे, अब जरा इस बात को जरा देखिएगा। सर मैंने कहा अकाउंटिंग, इसी की डेफिनेशन एक और मैं लिखूं तो मैंने ये कहा अकाउंटिंग, और मैंने यहां आके उसको फिक्स किया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू record, classify, analyze and summarize। Accounting is an art to record, classify, analyze and summarize financial data, to take business decisions, मेरे साथ साथ लिखिए इसको। सर मैंने लिखा अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब मेरे से बहुत बच्चे सवाल करेंगे, क्योंकि मैं दूसरी क्लास में जब एसेट्स को डिफाइन करने मजीद और आगे जाऊंगा तो मुझसे सवाल करेंगे। तो पहले आपको मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ, आर्ट का वर्ड यहाँ क्यों लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्पेसिफिक फॉर्मेट में की जाती है। सर फॉर्मेट से मतलब आपको बेटा दुनिया में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको उसका पहले उसका फॉर्मेट सीखना होगा, उसका एक आर्ट वर्क है। जब हम कोई डेटा लिख के देंगे किसी यूजर को तो हम ये देखेंगे कि उसका आर्ट वर्क कैसे रिकॉर्ड हुआ है। तो आर्ट वर्क जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो उसका एक फॉर्मेट होगा। तो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालाइज 8 o'clock। तो उसके बाद जो है ना, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालाइज एंड समराइज फाइनेंशियल डेटा टू टेक बिजनेस डिसीजन। तो सर आपके पास ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखने के लिए आपके पास कार्ड्स होगा, सी फॉर क्लासीफाई, ए फॉर एनालाइज, R for record and S for summarize. There are 4 functions of accounting. आप इसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालाइज एंड समराइज भी पढ़ लें, या आप इसको क्लासीफाई, एनालाइज, रिकॉर्ड, समराइज पढ़ लें। अभी आपके याद करने के लिए मैंने आपको कार्ड्स का एक एरिया दे दिया। आप सुने, इसकी काम आपको अभी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको अकाउंटिंग और बिजनेस के वर्ड बार बार आते रहेंगे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर लिखा मैंने फाइनेंशियल डेटा की बात हो रही है। सर फाइनेंशियल डेटा से क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल डेटा से मतलब होता है नंबर्स होंगे इसमें, ये नंबर्स पे काम करेगी। ये नहीं कहा कि गाड़ी खरीद ली, मैं बोलूँ आपने गाड़ी खरीद ली, आप बोलेंगे कितने की खरीदी, जब तक ये नहीं बताएंगे कितने की खरीदी तो फाइनेंशियल डेटा इन्वॉल्व नहीं हुआ। कितने की खरीदी, कितने की बेची,
कितने पैसे लगे, कितने खर्च हुए, कितने आए, कितने आ जाएंगे, हम पैसों की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल डेटा की बात कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल डेटा पे भी बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल डेटा हमारा ऑब्जेक्टिव है। और सर किस चीज़ के लिए ये सारी जिद्दोजहद हो रही है? सर ये सारी की सारी जिद्दोजहद बिजनेस डिसीजन के लिए हो रही है। गिव मी थम्स अप मिना। मिना इन खदीजा, क्या मेरी बात समझ में आई? खदीजा इन मिना कि बेटा अकाउंटिंग हम इनके लिए पढ़ने जा रहे हैं। अब सुने सर, ये डेफिनेशन मैं ऑनलाइन क्लास में बीच में क्यों लेके आया, या ओरिएंटेशन क्लास के बीच में क्यों लेके आया, पहले क्यों नहीं सुनाई आपको? अब बताता हूँ इसकी वजह। सर मैंने यहाँ लिखा रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बिजनेस। तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वो अकाउंटिंग के कोर्स में नहीं है, बता रहा हूँ। बिजनेस इज एन एक्टिविटी दैट कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट कंबाइंस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। मैंने कहा रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिसोर्सेज को कंबाइन करती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू कस्टमर्स। तो मेरी अब बात आपको समझ में आई? तो बिजनेस की एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब इसलिए कनेक्ट की मैंने क्योंकि आपको बिजनेस अभी अभी सिखाया मैंने। सही है। क्या आप में से मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप में से सब लोगों ने ये रिकॉर्ड कर लिया? गिव मी थम्स अप। क्या आपकी ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है? खदीजा बेटा, वेरी गुड। सर यहां तक आपने ये जो है ये काम कर लिया। आप सुने, एसेट्स, एसेट्स कह रहा हूं मैं रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस को। रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, या दूसरी डेफिनेशन मैंने की रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड इकोनॉमिकल बेनिफिट इन फ्यूचर रन। खदीजा और मिनहा एक बात का जवाब दो, सिद्रा भी एक बात का जवाब दो बेटा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं सवाल आपसे ये पूछूं, सुने, मेरा एक क्लासरूम है, उसके अंदर चेयर्स रखी हुई हैं, 2 एसी लगे हुए हैं, इस क्लास में कैपेसिटी है 50 बच्चों की। अगर मैं एक एसी निकाल दूं तो जवाब दें, इस डायमेंशन की क्लास में आप हैं नहीं, लेकिन फिर भी अज्यूम कीजिए, इलस्ट्रेट कीजिए कि मेरी क्लास में अगर 50-60 बच्चे बैठने की एक कैपेसिटी है और उसके 2 एसी लगे हुए, मैं एक एसी निकाल दूं, तो खदीजा मुझे लिख के जवाब देना, मिना मुझे लिख के जवाब देना, अगर हम एसी कम करते चले जाएं इस क्लास में से, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होती चली जाएगी? बताइएगा कोई मुझे, क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी? कोई मुझे लिख के बताएगा ये। एसी ना लगाएं क्लास में तो कैपेसिटी, हाँ वेरी गुड, कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। सर तो ये जो एसी होता है ना, बिल्कुल लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो एसी होते हैं ना हमारे पास, इन एसीज का ना हमारे पास एक काम होता है। वो काम क्या होता है? ये एसी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास में सस्टेन करने के लिए चाहिए होते हैं। इन एसीज की बदौलत हम फी जनरेट करते हैं, इन कुर्सियों की वजह से हम इकोनॉमिकल बेनिफिट जनरेट करते हैं बिजनेस के लिए। है तो एसेट, है तो चेयर, लेकिन उस चेयर पे जब बच्चा बैठता है पढ़ता है तो हमें फीस देता है, वो कैश कन्वर्जन है। इसी तरह मैं आपको बोलूँ कोई स्टॉक है, इन्वेंट्री अगर आप उसे बेचें तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? इवेंचुअली आप इसे बेच भी देंगे तो पैसा आएगा, मगर इसको यूज करके भी पैसा आएगा। मेरी बात समझ में आई? एसेट एक वो चीज होती है जिसे आप अगर इस्तेमाल करें तो उससे आप पैसे जनरेट करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? गिव मी थम्स अप, गुड थम्स अप। बात समझ में आ गई? सही है मैना। लेकिन क्या अब मैं आपसे, अब आप मुझसे एक बच्चा सवाल कर रहा था, आई बिलीव खदीजा सवाल कर रही थी शायद, यस खदीजा सवाल कर रही थी। खदीजा एक बात बताओ, मैं एसिड की बात कर रहा हूं, तो एसिड मुझे माजी में फायदा देता था या मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फायदा देगा? बताओ, खुद बताओ किस में देगा? यस फ्यूचर में देगा। अगर फ्यूचर में देगा, इसीलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर फ्यूचर रन इन्वॉल्व है। आ रही है बात समझ में? आने वाले वक्तों में। सही है। तो इसका मतलब है सर, अगर एसिड की बात की जाए, अगर एसिड की बात की जाए तो एसिड हमेशा, फिर तो एसेट अगर फ्यूचर में फायदा देगा तो हमेशा उसकी कोई ना कोई क्या होगी सर? हमेशा उसकी कोई यूजफुल लाइफ होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मैंने यहाँ लिखा कोई ना कोई इसकी सर आपके पास यूजफुल लाइफ बनेगी। अब ये यूजफुल लाइफ एसिड की क्या होती है? सुने, पहले तो मैं आपका एक शको शुबा दूर करूं कि एसिड की यूजफुल लाइफ ना, हम जैसे लोग एसिड की यूजफुल लाइफ खुद से बनाते हैं नहीं। पहले तो मैं आपका एक बहुत बड़ा मसला ना लाइफ का हल करूं। बेटा किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ उसका मैन्युफैक्चरर, उसका वेंडर बताता है। क्या मतलब सर? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। किसी एसिड की यूजफुल लाइफ उसका मैन्युफैक्चरर बताएगा। यही बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे। ये ग्री का एसी है मेरी क्लास में, आपके रूम में भी कोई ना कोई एसी, कोई पंखा लगा होगा, कोई चीज़ लगी होगी। बेटा वो जब आप खरीदते हैं तो कंपनी वाले आपको उसकी एक लाइफ बताते हैं, भाई 5 साल की कंप्रेसर वारंटी है, 5 साल तक इसे कुछ हुआ हमारे पास ले आना। तो ये जो 5 साल है ये उसकी लाइफ है। सर उससे ज्यादा ये चल जाए तो अच्छी बात है, ये तो इसका मतलब है ड्यूरेबल गुड था, क्वालिटी अच्छी थी। हम लेकिन ये सब नहीं देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एसी मैंने खरीदा था, इसकी मुझे 5 साल, 6 साल, 3 साल की वारंटी मिली। ये एसी
3 साल चलेगा मेरे पास, 4 साल चलेगा मेरे पास, 5 साल चलेगा मेरे पास। तो ये लाइफ जो है 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, ये इसको बनाने वाला मुझे बता रहा है। और ये बात समझ में, उससे ज्यादा चल जाए, उससे कम चले, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल किसी भी एसेट की लाइफ डिफाइन करता है उसका मैन्युफैक्चरर। सही है, एक बात तो ये। तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी देर के लिए ये बात करूं, मैन्युफैक्चरर वाली बात तो मैं कर रहा हूं आपसे, लेकिन अब मैं आपको कुछ इसको एक्सपेंड करता हूं। सर इसकी यूजफुल लाइफ जो होती है ना, एसिड की यूजफुल लाइफ, इस यूजफुल लाइफ को देखते हुए हम टाइप्स ऑफ एसिड्स को डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं अगर किसी चीज की कोई यूजफुल लाइफ है तो उसको दो हिस्सों में अगर डिफाइन या डिवाइड कर लिया जाए तो उससे आपके पास टाइप्स ऑफ एसिड्स निकल आते हैं। तो मैंने यहां के सर इसके अंदर टाइप्स ऑफ एसिड्स के अंदर जो है ना, मैंने यहां दो एरिया, यानी इसका मतलब है यूजफुल लाइफ इस बात को डिफाइन करेगी कि एसिड्स की दो टाइप्स कैसी होंगी। पहले लिख लें, गिव मी थम्स अप। खदीजा पेस सही है, मिन्हा पहले से आई हुई है क्लास में। मिन्हा गिव मी अनदर थम्स अप, लाइक इफ द पेस इज ऑल गुड, पेस अच्छा है, अगर सही है, समझ में आ रही है बात। मैं जल्दी में तो नहीं हूँ, अगर मैं जल्दी में हूँ तो डाउनवर्ड्स थम्स अप, हाँ हाँ थम्स डाउन एक्चुअली, और अगर सही हूँ मैं तो थम्स अप। राइट रॉन्ग चेक कर लीजिए एक दफा। थम्स अप खदीजा, सही है, जाजिल भी समझ रहा होगा साथ साथ। अब सुने, यहां देखें टाइप्स ऑफ एसेट्स। बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स की दो टाइप्स होती हैं। पहले सर नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट, एक टाइप इसकी नॉन करंट एसेट है। दूसरी टाइप सर इसकी क्या होती है, दूसरी टाइप सर इसकी होती है करंट एसेट। दो तरह के एसेट होते हैं, तो मैंने इनको डिफाइन या डिवाइड कर लिया दो तरह की टाइप्स में। याद रखिएगा मैंने आपसे इससे पहले बात की है यूजफुल किसकी, यूजफुल लाइफ की। एसेट मस्ट हैव अ यूजफुल लाइफ, and if we divide that useful life into two categories, broad categories, one category will become non current assets and the other category will become what, दूसरी category उसकी बनती है current asset। मैं आपको पहले दिन ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं नेक्स्ट क्लास भी लूंगा ना आपकी परसों, तो फिर मैं आपको उसमें थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मेरी बात समझें। टाइप्स ऑफ एसेट्स में दो एसेट्स हैं, उनकी यूजफुल लाइफ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में इस तरह डिवाइड हो गई। अब सुने, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं, मैं जिनकी डेफिनेशन यूं लिखूंगा कि ये एसेट्स तो होते हैं, तो रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस होते हैं, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस होते तो यही हैं, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, बट आर यूजफुल फॉर मोर देन 12 months, but are useful for more than 12 months। 12 महीनों से सर रिसोर्सेज और एसेट्स का एक ही मतलब है, नो। रिसोर्सेज मैंने फिर बोला, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, वो रिसोर्स जो बिजनेस ओन करे उसे एसेट बोलते हैं। रिसोर्स दो लोग प्रोवाइड करते हैं, आउटसाइडर इनसाइडर, अभी से समझा रहा हूं, मगर पहले आपको ये बात बता रहा हूं, रिसोर्सेज खाली रिसोर्सेज के लफ्ज से आप उसको एसेट डिफाइन नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं वो रिसोर्स जो बिजनेस ओन करे। आखिर में आपको और क्लियर कर दूंगा मैं खदीजा, बेफिक्र हो जाए। अभी लिख लें, रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस बट आर यूजफुल फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीनों से ज्यादा जो चलेंगे वो होते हैं सर आपके नॉन करंट एसेट। सर एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्पल के बगैर आप इसको नहीं पढ़ सकते। बेटा इसकी एग्जाम्पल होगी आपके पास, तो एग्जाम्पल आप हमेशा इसकी लिखेंगे और एग्जाम्पल ही आप इसको समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी, लैंड। दूसरी चीज आपके पास इसकी क्या आएगी, दूसरी चीज आपके पास आएगी सर इसकी बिल्डिंग। लैंड 12 महीनों से ज्यादा चलता है, बिल्डिंग 12 महीनों से ज्यादा चलेगी, कोई प्रॉपर्टी हो वो 12 महीनों से ज्यादा चलेगी। सर और कोई चीज, कोई और नाम बताएं सर, कंप्यूटर हो गया सर, कोई भी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कोई भी ऐसी चीज ले लें आप जो 12 महीने ज्यादा चलेगी। सर उसको ना अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग में उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सर आप इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं सर उसको, इक्विपमेंट। तो नॉन करंट एसेट लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, और कोई चीज सर, इक्विपमेंट के बाद भी मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। फर्नीचर, फर्नीचर भी 12 मंथ से ज्यादा चलता है, उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा होती है। एक होता है सर आपके पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग। सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग क्या चीज होती है, फिक्सर्स एंड फिटिंग कहते हैं
उस चीज को जो एसी है मेरा, उस एसी में एक पीछे पाइप है कॉपर का, वो जाके कनेक्ट हुआ है मेरे मेन आउटर से के साथ, आउटर और इनर को वायर कनेक्ट किया गया, उस वायर को फिर मेन डीबी से ले जाके कनेक्ट किया गया। तो इस एसी को लगाने के लिए बेसिकली दो चार और चीज़ों की भी ज़रूरत है, वायर की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है, पाइप की ज़रूरत है। मेरा जो दरवाज़ा होता है ना, वो उसकी चौकट होती है, तो डोर का जो फ्रेम होता है ना, वो मेरे फिक्सर्स एंड फिटिंग में आता है। तो डोर फ्रेम चौकट इज लाइक फिक्सर्स एंड फिटिंग। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसेट तो होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको मजीद फिक्सर्स एंड फिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली फिक्सर्स एंड फिटिंग आर द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। बात समझ में आई? नहीं, नॉन करंट है मिना, गुड्स यूजुअली विद इन अ ईयर बेचे जाते हैं, करंट एसेट्स में जाते हैं वो, सही है मिना। गुड्स आर बॉट विद एन इंटेंशन टू रीसेल। हम गुड्स इसलिए खरीदते हैं ताकि हम बेच दें, एक साल तो इंतजार नहीं करेंगे ना हम। ठीक है, अभी लिखवाता हूँ मैं आपको। फिक्सर्स एंड फिटिंग, कोई और चीज़ अगर आपके जहन में आ रही हो, मैं कुछ चीज़ें आपको लिख दूँ। फिक्सर्स एंड फिटिंग के बाद अकाउंटिंग में ना एक बहुत अहम नाम इसका लिखा जाता है, वो नाम होता है इसका बेटा मोटर वैन। फिर आपके पास कोई और नाम सर इसका लिखा जाता है, सर इसका नाम लिखा जाता है आपके पास सर डिलीवरी वैन। सर ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, डिलीवरी वैन, मोटर व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग। एक मैं इनका मॉडर्न नाम दे रहा हूँ आपको, बड़ा मॉडर्न सा नाम दे रहा हूँ, अभी आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ। उसका नाम है सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नाम है सर इसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई बोलते हैं इसको सर, मैंने यहाँ के लिखा सर, इसको आप बोलते हैं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज बेसिकली ए नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी में हर वो चीज़ आएगी जिसके लीगल पेपर्स होंगे आपके पास। गन इज योर प्रॉपर्टी, गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अच्छा, वैसे तो मैं बोलूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट इज अ ह्यूज स्केल इक्विपमेंट, बट इक्विपमेंट इज समथिंग लाइक विच इज इन स्मॉल इन नेचर। तो ये भी इसका अब एक नया नाम आ गया है। तो लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल। मोटर व्हीकल वो होगी जिसमें आप बैठ के जाएंगे, डिलीवरी व्हीकल वो होगी जो वो ट्रक्स होते हैं शेजोर वाले, वो फिक्सर्स इन फिटिंग और इस तरह की चीज़ें, ये सब नॉन करंट एसेट में जाएगा। सर ज़रा दोबारा से थोड़ा सा ना टेक्निकल सा आगाज़ लें, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है शुरू की क्लासेस में ज़रा सा थोड़ा सा ये काम होता है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं सर। हमें अगले साल मई जून में 2 पेपर्स अपेयर होने। प्लांट की एग्जांपल दे दें खदीजा, प्लांट की एग्जांपल होती है जैसे फ़र्ज़ करो लकी वन मॉल गए, तो लकी वन मॉल में आपको किसी भी दुकान में ना एसी नहीं नज़र आएगा, उनका चिलर का प्लांट छत पे लगा हुआ है या कहीं बिल्डिंग से थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो वहाँ से उनका एसी ऑन होता है और टेम्परेचर वहाँ से कंट्रोल होता है। तो इक्विपमेंट नहीं है बेसिकली, प्लांट नुमा है। तो चिलर प्लांट लगता है, छत पे लगता है किसी बड़ी सी बिल्डिंग के, ताकि पूरी बिल्डिंग को जो है ना वो एयर कंडीशन की ना, एयर फ्लो की सप्लाई की जाए। बात समझ में आ गई खदीजा? प्लांट को मैं यूं भी कह सकता हूँ फैक्ट्री में प्लांट लगेगा, फैक्ट्री में इक्विपमेंट नहीं लगेगा। मेरी बात समझे? अब उसके आगे देखते हैं, बोलो मैं बोलो। कैनवुड वाला जाएगा, ले जाए। ठीक है, ले जाए ले जाए, वो भी ले जाए, ऊपर रखी हुई है उसी जगह पे। कल तो रखी हुई थी, मैंने वहीं पड़ी भी देखी है। हाँ, तो फिर उन्होंने इसमें उसकी लगा दी। यहीं कहीं है, कहीं जगह ही नहीं है, देख लो यहीं कहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें इसको, अब यहाँ तक आ गए आप। अब आप करंट एसेट्स में आए, करंट एसेट्स में आपके पास आएंगे तो आप इसको यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं एसेट्स को। तो एक एसेट हो गया नॉन करंट एसेट जो कि 12 मंथ से ज़्यादा चलेगा, और एक एसेट वो हो गया जो कि 12 मंथ से कम चलेगा। तो जो 12 मंथ से कम चलने वाला है वो है करंट एसेट। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं सर। डिफाइन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस, या रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर, दैट आर यूजफुल फॉर लेस देन 12 months। रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर लेस देन 12 मंथ्स, वो रिसोर्सेज जो कि 12 मंथ्स के, रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर लेस देन 12 मंथ्स, जो 10 यानी सॉरी 12 महीनों से कम में चलेंगे। अच्छा, अब एक आपको एक अजीब बात बताता हूँ, होते तो बहुत सारे होंगे मगर इत्तेफाक है कि आपके कोर्स में सिर्फ 5 है। आपको करंट एसेट्स पूरे कोर्स में ओ लेवल्स के सिर्फ 5 पढ़ने हैं, तो आप उन 5 करंट एसेट्स की बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 सर, पहला जो आपके पास करंट एसेट आएगा उसका नाम होगा सर इन्वेंट्री, जिसे हम
आम तौर पे गुड्स भी बोलते हैं, लिख लीजिए। नंबर 2 सर, दूसरा आपके पास जो करंट एसेट आएगा वो आएगा प्रीपेड, जिसे अब अकाउंटिंग में आप अदर रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में आपको एक दफ़ा समझाऊंगा, सब तो मैं आपको पहली क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ। सर ऐसी रिसोर्सेज हो दैट इज यूजफुल फॉर मोर देन 12 मंथ्स, बट आप उसको 12 मंथ से पहले सेल कर दें तो उसको करंट एसेट्स बोलेंगे या नॉन करंट एसेट। अगर आपने, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, ये सवाल मुझसे खदीजा करी, खदीजा आपने इस इंटेंशन से खरीदा कि आप उसे चलाएंगे, पहले तो ये वर्ड सुने, खरीदते वक्त इंटेंशन देखनी है। यू हैव एन इंटेंशन टू यूज, इट इज अ नॉन करंट एसेट। लेकिन व्हेन यू बॉट द एसेट एंड यू हैड एन इंटेंशन टू रीसेल, तो इसे इन्वेंट्री करंट एसेट बोलेंगे। मेरी बात समझ में है खदीजा? खदीजा होता ही है कि अगर कोई चीज करंट एसेट है तो उस पर करंट एसेट्स के प्रिंसिपल लगेंगे, कोई चीज नॉन करंट एसेट है तो उस पर नॉन करंट एसेट वाले टॉपिक्स यूज होंगे। कैसे, क्या मतलब? अगर आपने थोड़ी भी अकाउंटिंग पढ़ी है तो मैं बच्चों को जो अकाउंटिंग पढ़ी होती है उनको ये एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ, बेटा नॉन करंट एसेट पे डेप्रीसिएशन लगेगा, करंट एसेट पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। सपोज इफ यू हैव बॉट समथिंग विद एन इंटेंशन टू रीसेल, अब डेप्रीसिएशन की बात खत्म हो गई, अब आप इस पे डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई खदीजा? गिव मी थम्स अप। सही। मैंने लिखा सर प्रीपेड, ये क्या होते हैं मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ, अभी सुनते जाएं। यही बस आपका लास्ट टॉपिक है आज का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर सर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थर्ड थर्ड में मैंने लिखा सर आपके पास तीसरी चीज होती है सर करंट एसेट के अंदर, उसका नाम हम सर लेते क्या है? उसका नाम सर हम यहाँ पे लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। फिर सर फोर्थ, चौथी चीज क्या होती है? चौथी चीज सर मेरे पास होती है सर, मैंने यहाँ क्या लिखा आपको? बैंक। पांचवी चीज आपके पास क्या होती है? पांचवी चीज आपके पास होती है कैश। दीज आर 5 करंट एसेट्स। रिपीट करता हूं मैं, सुने। दो पेपर्स देने आपको, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 1 घंटे 30 मिनट का है, पेपर 2 आपका 1 घंटे और 45 मिनट का है। पेपर 1 में 40 एमसीक्यूज हैं, पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस हैं। हमने ये पढ़ते ही सबसे पहले, सर आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है अजलान कोई बात नहीं, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू, अभी अभी कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग अपलोड। मैंने ये कहा आपसे कि हम अकाउंटिंग हेड्स पढ़ने गए, मगर बीच में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस समझना या बिजनेस के बारे में समझना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। सबसे कोर एरिया है दुनिया में अकाउंटिंग। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा भी बेटा, दुनिया में प्रोफेशनल अकाउंटेंट सबसे महंगे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्रोफेशंस हैं उनमें एक चार्टर अकाउंटेंट है या चार्टर अकाउंटेंसी है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने स्टार्ट किए हमने। हाउ मेनी हेड्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 5। एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने ये बात की सबसे पहले, पहला हेड क्या है? पहला हेड है आपके सामने एसेट। एसेट कितने टाइप्स के होते हैं सर? एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा की होती है। बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ये सारी चीजें 12 मंथ से ज्यादा चलती हैं आमतौर पे, तो इनको आप बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। लेकिन वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है मगर उनकी लाइफ 12 मंथ से कम हो, उनको आप बोलते हैं सर करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स की आपके कोर्स में 5 मिसालें हैं, 5 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैंने लिखा इन्वेंट्री, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा प्रीपेड, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स, चौथे पे मैंने लिखा बैंक, पांचवे मैंने लिख दिया कैश। सर ये पांचों आई बिलीव आपने अब तक लिख लिए होंगे, अगर आपने लिख लिए गिव मी थम्स अप। डन। चूंकि बात इन्वेंट्री, प्रीपेड और ट्रेड रिसीवेबल की हो गई है, तो क्यों ना इसको तो कम से कम वाइंड अप करके खत्म किया जाए। वो क्या सर? वो ये, और खदीजा वाली बात अभी भी वही है सर, बिजनेस रिसोर्स वाली बात मुझे खदीजा की याद है, मैं एक्सप्लेन करके उसे खत्म करूंगा अभी। मैंने लिखा इन्वेंट्री क्या होती है भाई, मैं यहां डेफिनेशन भी इसकी साथ साथ आपको देते जाऊं। लिखा मैंने एनीथिंग दैट हैज बीन परचेज्ड, एनीथिंग that has been purchased with an intention to रीसेल। कोई भी चीज दुनिया में इस इंटेंशन से खरीदी जाए कि बाद में आप उसे बेच देंगे, वो बेटा आपके स्टॉक में चला जाएगा। और कोई भी चीज स्टॉक हो जाएगी तो करंट एसेट हो जाएगी, करंट एसेट हो जाएगी तो सारे प्रिंसिपल्स करंट एसेट्स वाले लगेंगे। एनीथिंग दैट हैज बीन परचेज्ड विद एन इंटेंशन टू रीसेल। मैं एक गाड़ी के शोरूम का मालिक हूं, मैंने गाड़ी खरीदी, तो खदीजा मेरी इंटेंशन ये होगी कि मैं इसे बेचूंगा। मैं रिपीट करता हूं, मैं कार शोरूम का मालिक हूं, मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरी इंटेंशन ये होगी कि मैं इसे बेच दूंगा, तो दैट बिकम्स माई स्टॉक।
लेकिन अगर मैंने गाड़ी खरीदी और मैंने इस इंटेंशन से खरीदी कि मैं उसे चलाऊंगा, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई खदीजा? थम्स अप। डिपेंडेंट ऑन इंटेंशन है। सर ज़रूरी है कि इन्वेंट्री करंट एसेट ही हो? नॉन करंट भी तो हो सकती है कि अगर कोई ज़्यादा टाइम रख ले तो। नहीं। आपने सिविक खरीदी, मैं आपको दोबारा इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने आपने सिविक खरीदी 2026, आप बताएं आपने 2026 की सिविक खरीदी है। पाकिस्तान में तो ये फ्रॉड होता है ना, आप रख के उसको रख के बैठे रहते हैं उसको, उर्दू में बोलते हैं ना हम उसको, चीज़ों को सेकते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं, फिर बेचते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कहा आपने करंट एसेट खरीदा, 2026 की सिविक खरीदी, तो आपको क्या लगता है आप वो सिविक 2026 में ही बेचना चाहेंगे या 2027 में? जवाब दें मुझे। विद इन 12 मंथ्स बेचेंगे या 12 मंथ्स के बाद? जवाब दीजिएगा मुझे खदीजा। कोई भी चीज़ के बारे में सेम ईयर में सर। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। पाकिस्तान एक उल्टा मुल्क चल रहा है ना, जैसे गुलशन बन रहा है यहाँ पे, वो न्यूक्लियर वेस्ट लैंड बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। इस तरह के फ्रॉड नहीं है ना दुनिया में, सिंपल सिंपल है। ऑप्शनल इंटेंशन, हाँ डिपेंडेंट। मैंने लेकिन दोबारा बोला मैंने, अजलान मेरी बात को फिर से सुनो बेटा। कोई भी चीज़ खरीदी जाती है 12 महीनों के अंदर अंदर बेचने की बात की जाती है, ताकि रोलिंग होती रहे, चीज़ें चलती रहें, बिकती रहें। आ रही है बात समझ में? एक ही चीज़ नहीं बेचते बिजनेस में सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा, बल्कि बेचते रहते हैं बार बार। खदीजा बात क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट ये। आप एक ही चीज़ एक दफ़ा बेच के क्या करेंगे? उसे रखेंगे ना, ठीक हो गया। अब सुने सर, अगर इंटेंशन है इस बात की कि आप उसे बेच देंगे तो आपके लिए इन्वेंट्री। अब दूसरी चीज़ सुने, एक टर्म और लिखी थी आपने, वो टर्म आपने लिखी थी सर इसके अंदर प्रीपेड। सर प्रीपेड क्या चीज़ होती है? बहुत आसान है आजकल के बच्चों को समझाना। एन एक्सपेंस, एन एक्सपेंस पेड इन एडवांस। मैंने यहां लिखा एन एक्सपेंस पेड इन एडवांस। वो एक्सपेंस जो एडवांस में पे किया जाए। सर क्या मतलब है इसका? बेटा वो एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया जाए, यानी पहले पे कर दिया जाए। पता आपकी आपकी सिम का नाम होता है, अक्सर लोगों की सिम होती है उनको, उसका नाम होता है प्रीपेड सिम। क्यों होता है ये नाम? आप पहले पे करते हैं, बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप पे करते हैं और आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया होता, तो वो आपका एसेट होता है। जैसे जैसे आप उसे इस्तेमाल करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसे इस्तेमाल करते जाते हैं, वैसे वैसे वो आपके लिए एक्सपेंस आउट होता जाता है। बात समझ में आई ना खदीजा? मैंने फर्ज कीजिए मैंने अपनी इंश्योरेंस पहले पे कर दी, 6 महीने की अगली इंश्योरेंस पहले पे कर दी, तो जैसे जैसे महीना गुजरता जाएगा मेरी एक्सपेंस, मेरी इंश्योरेंस जो है ना वो एक्सपेंस होती जाएगी, एक्सपायर होती जाएगी। मिना बात समझ में आई? मिना गिव मी थम्स अप। काफ़ी देर से थम्स अप नहीं नजर आया मुझे आपका। जो खर्चा आप पहले कर दें मगर आपने अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो दैट दैट बिकम्स योर प्रीपेड। अकाउंटिंग ने इसका एक नया नाम दे दिया, अकाउंटिंग ने इसका नाम दे दिया बेटा अदर रिसीवेबल्स। ऊपर लिखवाया मैंने, वो आप बाद में उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। अब सर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, लास्ट आज की क्लास का काम, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्लास ओवर। बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स किसको बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स हम बोलते हैं क्रेडिट कस्टमर्स को। यानी ये आपके कस्टमर्स तो होते हैं मगर क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं। यानी कस्टमर्स हु बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं ये कह रहा हूं ये वो लोग होते हैं जो आपसे उधार पे माल खरीदते हैं। तो बेटा फ्यूचर में पैसे देंगे आपको, तो जो भी चीज आपको पैसा देगी वो आपके लिए एसेट होगा। लेकिन आप कभी भी किसी को उधार सालों का नहीं देते, आप उसे उधार देते हैं शॉर्ट टर्म का, ताकि वो आपको पैसे इसी साल दे दे। तो इसका एक और नाम भी था पहले, इसको बोलते थे बेटा डेटर। क्या बोलते थे इसको? डेटर। डेप्टर नहीं, डेटर। तो मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर डेटर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपसे सामान खरीदते हैं, आपसे इन्वेंट्री खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, मगर आपको पैसे विद इन अ ईयर देने वाले होते हैं। तो इसलिए ये हमारे करंट एसेट में आते हैं। रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? पैसे मिलेंगे। पेबल का मतलब होता है पैसे देंगे। आ रही है बात समझ में? रिसीवेबल्स का मतलब पैसे मिलेंगे और पेबल्स का मतलब होगा पैसे देंगे। अब खदीजा तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट सुनो, मैं बहुत देर से चाह रहा था कि तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को करके ना क्लास को ओवर करूं। सुनो सब लोग, बेटा आज के बाद जब भी अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, दूसरी किसी क्लास में पढ़े हो तो तुम्हें उसका फर्क पता होता। दूसरे लोग जब अकाउंटिंग पढ़ाते हैं वो रोजाना कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते, मैं रोज आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग का, जिससे आपकी अकाउंटिंग बेहतर होती जाएगी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, खदीजा के तो बहुत सारे मसलों का हल आने वाला है, क्योंकि खदीजा ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं जिनका सिंपल हल ये है, ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लें तो। अभी देखिए मैं आपको एक कमाल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सुने। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, आखिरी लास्ट काम आज का, ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस आर टू separate
are two separate entities and we do accounting and we do accounting for business. खदीजा तुम्हारे साथ आई वॉज फेसिंग इशू इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अजलान फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी तो मैं ज़रा थोड़ा रुक रुक के काम कर रहा हूँ. बिल्कुल अजलान आएगा, अगली क्लासों में आएगा, वो बिल्कुल समझ लेना. पहले ये लिख लो खदीजा बेटा, ये लिख लिया. पहले तो मैं तुम्हारे सारे मसलों का एक हल बताऊँ. खदीजा अगर ये लिख लेना तो फिर मुझे थम्स अप देना, सो दैट आई नो कि तुमने लिख लिया और अब मैं तुम्हें इसका हल बताऊं. डन. सही खदीजा, बिना गौर से सुनो बेटा. मैं मालिक हूँ बिजनेस का, मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए. मैं एक मालिक हूँ अपने बिजनेस का, मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा दिए. मैं अपने बिजनेस में बेटा कुछ भी लगा दूं, मैं क्या कहूंगा, मेरी बात सुने इस डेफिनेशन के थ्रू, मेरी इस बात सुने. मेरे पास से पैसे गए या मेरे पास पैसे आए, आप बताएं. लिखना, लिख के बताना मुझे खदीजा, माइक खोल के बताना, मैं ना बोलो, जैसे भी लिख के बता दो. अजलान, मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख लगा दिए, पैसे चले गए या पैसे आ गए? पैसे आए. खदीजा पैसे गए नहीं. फिर से पढ़ो, आप किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? खदीजा आप अकाउंटिंग ओनर के लिए कर रहे हैं या अकाउंटिंग आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं? अब सवाल का जवाब देना मेरा. खदीजा लिखो, लिख के बताओ किसके लिए कर रहे हैं. बिजनेस के लिए. तो बताओ बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस से पैसे गए? आ गए सर. तो अगर बिजनेस में पैसे आए तो इसका मतलब है, जवाब दो, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की ना. तो हम हमेशा अपने आप को बिजनेस तस्वुर करेंगे, ओनर तस्वुर नहीं करेंगे. तो अब गौर से सुनो, तुम्हारे मसलों का हल बता रहा हूं. एसेट कहते हैं रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस को, बिजनेस के रिसोर्सेज. अब वो दो लोग प्रोवाइड करते हैं, आउटसाइडर और ओनर. तो मैं एज अ ओनर 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा रहा हूं, तो मैंने उधार पे लेके भी बिजनेस में रिसोर्सेज लगाए, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एसेट बनेगा. मेरी बात समझ में आ गई खदीजा आज? हाँ बिल्कुल अजलान, ऐसा है. मेरी खदीजा बात समझ में आई? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होती है बात. यस यस यस, ऑलवेज. आप कभी भी बिजनेस पर्सपेक्टिव के अलावा कोई पर्सपेक्टिव यूज नहीं करेंगे. आपने खुद लिख दिया, मैं तो लिख के बताता हूँ बाकायदा कि आपको हमेशा यहाँ लिखना होता है कि ये बिजनेस पर्सपेक्टिव पे बात हो रही होती है, बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात हो रही होती है बस, और कोई बात नहीं हो रही होती. आ गई बात समझ में खदीजा? थम्स अप में ना, थम्स अप आ रहा हूँ मैं. डन बेटा. अब सुनो, ये मैं रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड भी कर दूंगा. आपने आज क्लास में बहुत अच्छा कुछ, काफ़ी सारा कुछ कवर कर लिया है. आई होप आपको मेरी बात समझ में भी आई होगी. आपको अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो आपको मेरी तरफ से मैं आपको एक स्माइली फेस बना के दे रहा हूँ. तो आप नेक्स्ट क्लास में जो है ये स्माइली फेस बना के क्लास को स्टार्ट लेंगे. हमने यहाँ तक काम कर लिया, दैट्स इट. ये हमारा स्माइली फेस है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर. नेक्स्ट क्लास में हम परसों इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे. सेम 7 to 8 क्लास होगी. आपकी बेसिक अकाउंटिंग आपको अच्छी हो जाएगी. आप अगर आती भी है तो रिवाइज कर लें, आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे क्लास में. चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.